आपको दिख रहा होगा कि जो निफ्टी है आज 3.5% ज़्यादा, इवन 24,000, जी हाँ 24,000 के जो माइलस्टोन है उसके ऊपर जाकर के क्लोज दे रहा है। और ये बहुत बहुत बड़ा रिवर्सल है। एक दिन के अंदर अंदर 3.5% से ज़्यादा की रैली आपको देखने को मिल रही है। लेकिन देखो, अभी बाजार बंद होने में समय है, 2:45 का समय हो रहा है, अभी 45 मिनट है। अगर निफ्टी 2400 के ऊपर जाकर के क्लोज दे देता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, बहुत ही ज्यादा शानदार, आप ये कह सकते हो एक टेक्निकल फैक्टर होगा जो एक बहुत ही एक ऐसा बियरिश मार्केट था उसे तोड़ते हुए निफ्टी ऊपर जाकर के बंद होगा। और अब जो एक डर का माहौल था, बियरिश फैक्टर था, वो कहीं ना कहीं जाता हुआ दिखाई देगा। देखो होता क्या है ना, अभी जब स्टॉक मार्केट गिर रहा था, एक शंकर शर्मा करके एक एनालिस्ट है, इन्वेस्टर हैं, वो ये कह रहे थे कि भारत को 4 से 5 साल का एटलीस्ट बियर मार्केट चाहिए अगर एक नेक्स्ट बुल रन चाहिए। तो जब आप मार्केट गिर रहा रहता है ना, तमाम जो इन्वेस्टर, तो बड़े इन्वेस्टर जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है, वो और यही सब बोल बोल के चीज़ों को और नीचे लेकर के जाते हैं। और दूसरे वो होते हैं कि सिर्फ खरीदना ही खरीदना, एवरेज बहुत जल्दी करते हैं। और दोनों ही स्थितियों में होता गया है, जो एक रीटेल इन्वेस्टर होता है वो ना तो एक वॉच लिस्ट बनाता है, वो सिर्फ या तो बहुत पैनिक मोड में हमेशा रहता है या तो बहुत एक्साइटेड मोड में होता है। बीच का एक होता है ग्रे। और जब बाजार बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा हो तब एक्यूमुलेशन और कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जब आपको जो एक्यूमुलेट मोड है वो बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए था। और मेरे लिए पर्सनली कौन सा था वो मूवमेंट, जब निफ्टी ऊपरी स्तरों से 15% टूटा था। जी हाँ, सिर्फ अगर मैं आपको ना 1 साल के लेके चलूँ, ये हाई रहा, वहां से सीधा कुछ दिन पहले ही, जो कौन सा दिन था, 30 मार्च को निफ्टी 15% से ज्यादा का क्रैश दिखाया। क्योंकि देखो मार्च में होता क्या है, एक तो पूरी वॉर चली, एफआईआई उस चक्कर में निकले, फिर डॉलर मजबूत हुआ, और फिर जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर बहुत सारे जो लोग रहते हैं जो अपना पोर्टफोलियो रीशफल कर रहे रहते हैं, वो भाई बहुत ज़्यादा स्टॉक को लॉस में निकाल भी रहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिल करके एक तो प्रेशर और अनसर्टेनिटी पैदा की। अब जब मार्च का क्वार्टर जा चुका है, अब यहाँ से अब जो आप ये कह सकते हो, पिछले कुछ दिन से आपको दिख भी रहा होगा बाजार थोड़ा मजबूत था, तो अब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माहौल है। और अब ऐसे में लोग एक्स्ट्रा एक्साइटेड हैं। और मेरा ही मानना है यहाँ पर वॉच लिस्ट आपको रखनी चाहिए। और देखिए निफ्टी अब 24,010 के ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे 5 ऐसे स्टॉक्स की जो अंडर 50 है। ठीक है, अंडर 50 हैं, और उस स्टॉक की अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, उसके ऑर्डर बुक्स क्या है, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको इस प्रकार के वीडियो अच्छे लगते हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ओके, आप इस वीडियो को हाइप कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। नाउ अब आते हैं कि भाई चल क्या जो ऐसे हैं। तो सबसे पहले भाई जयप्रकाश पावर वेंचर। देखो ये 5 स्टॉक वो हैं जिसकी कमेंट सेक्शन में लगातार और बार बार सवाल आते रहते थे। तो मुझे लगा भाई यही बहुत अच्छा मौका होता है, क्योंकि एक एक स्टॉक के ऊपर चर्चा करेंगे तो चीज़ें उतनी सही नहीं रहती हैं। तो पहला है जयप्रकाश पावर, पावर यूटिलिटी। और अभी खबर में बहुत था जयप्रकाश पावर भाई की अडानी को मिल गया वेदांता से छीन के, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो अपील थी उसको हटा दिया। ठीक है ना, देखो अब इसके पीछे का रैशनल क्या है कि लोग इसे क्यों पसंद करते हैं। देखो जेपी पावर ने सक्सेसफुली नेविगेट किया है एक बहुत ही कठिन डेट रीस्ट्रक्चरिंग फेज को, और अब बेनिफिट हो रहा है फ्रॉम ये जो सर्ज आपको समर सीजन में दिखेगी इंडिया की पावर डिमांड में। अब देखो इसके पास मिक्स है थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एसेट, और इट्स पोजीशन एज अ वॉल्यूम प्लेयर इन अ पावर डेफिसिट इकोनॉमी इसे बहुत ज़्यादा एक अच्छा काम देती है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टॉक सभी चीज़ बहुत अच्छी, नहीं भाई, इसमें इश्यूज हैं। लेकिन हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें गिर जाएं तो चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं। स्टॉक एटलीस्ट उसका रिस्क रिवॉर्ड में रिस्क काफ़ी कम होता है, गायब नहीं होता है। अच्छा, इसका प्रोस क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, देखो बहुत लो है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 7.3 अगर आप इसको कंपेयर करोगे इंडस्ट्री से। आरओई इंप्रूव हो रही है 14.29%, और इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत स्ट्रांग है। स्पेशली इनका जो एक पावर प्लांट है जो इन्हें एक स्टेडी और अच्छा कैश फ्लो देता है। फिर तो गड़बड़ क्या है, देखो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कोल प्राइसेस से, क्योंकि इनका थर्मल प्लांट है वो, और रेगुलेटरी चेंज जो पावर सेक्टर में आते हैं उससे। तो देखो ये एक टर्न अराउंड होती स्टोरी है। अडानी ने इसे ले लिया है, ये भी ठीक है,
लेकिन आप ये कह सकते हैं कि क्या चीज़ें इतनी जल्दी बदलेंगी, क्या सब ठीक ही हो गया है, ये हमको देखना पड़ेगा। हाँ, क्या ऑर्डर बुक का क्या हाल चाल है या कुछ इनके जो नंबर रहते हैं, तो देखिए 3 चीज़ें। क्वार्टर 3 में आप देखोगे कंपनी ने रिपोर्ट किया था टोटल इनकम ऑफ 1211 करोड़, और ये स्लाइटली कम था पिछले साल से। जो रियल कंसर्न था ना कुछ इन्वेस्टर के लिए, वो ये था एक बड़ी गिरावट आई थी नेट प्रॉफिट में, जो मात्र 3.8% 3.8 से 4.9 करोड़, ये एक साल पहले 124 करोड़ थी। तो आप समझ रहे हो, ये मैं बार बार कहता हूँ, इस पर इश्यूज हैं अभी भी। ठीक है, फिर ऑर्डर बुक और कैपेसिटी, जेपी पावर ऑपरेट करता है एक लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट रेदर देन एक ट्रेडिशनल बुक। ऑफ कोर्स ये पावर प्लांट है तो ये क्या ही ऑर्डर बुक होगी। इनका जो बैकलॉग है ये 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, और ये करेंटली मैनेज करते हैं 4,000 मेगावाट का पावर प्लांट। अच्छा, इनसाइट क्या है, तो देखो जो प्रॉफिट डिप आया है ना, वो इसलिए आया है ड्यू टू हायर फ्यूल कॉस्ट और कुछ वन टाइम एडजस्टमेंट जो लेबर कोड के कारण करना पड़ा। और इसीलिए जब हम कहते हैं ना कोल से जो प्राइस है उससे बहुत सेंसिटिव है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन रेवेन्यू अभी भी स्टेबल है। और ऐसे इन्वेस्टर जिनका रिस्क फैक्टर हाई है, द कीज देयर एबिलिटी टू मेंटेन ऑपरेशनल। अगर ये ऑपरेशनल रहता है तो कहीं ना कहीं रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, नाउ अब बढ़ते हैं कैश फ्लो टू कंटिन्यू देयर डेट रिडक्शन। ठीक है, नाउ टेक्निकल में अगर आप देखोगे तो देखो भाई, इमीडिएट रेजिस्टेंस 15.52 रुपया 52 पैसा, और अगर एक रियल टर्न अराउंड आएगा 1760 में, ये एआई जनरेटेड है ना, सपोर्ट कहाँ पे इसका 14 रुपये 70 पैसा, काफ़ी अच्छे तरीके से ऊपर आ चुका है। और स्ट्रक्चरल सपोर्ट कि यहाँ से अगर टूटा तो भाई फिर तो बहुत स्पाइरल हो जाएगा, 13 रुपीज़ 30 पैसा। फिर क्या है, दूसरा है सुजलॉन एनर्जी, ये बहुत हॉट स्टॉक रहा है निवेशकों के लिए, और बार बार लगातार इस पर सवाल आया है। रियलिटी सेक्टर है, 40 रुपये 78 पैसा के आसपास ट्रेड कर रहा था जब मैं लिख रहा था। अच्छा, रैशनल क्या है, सुजलॉन ना एक क्लासिक टर्न अराउंड स्टोरी है इंडिया के रिन्यूएबल स्पेस में। क्योंकि देखो गवर्नमेंट क्या पुश कर रही है, एक बहुत ही मैसिव विंड एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, और सुजलॉन का जो मार्केट लीडरशिप है विंड टर्बाइन जनरेटर में, वो इन्हें बनाता है हाई बीटा प्ले ऑन द ग्रीन एनर्जी ट्रांजेक्शन। लेकिन मैं बता दूं आपको, ये अब उतना आसान नहीं रहा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, अब बहुत कॉम्पिटिशन आ रहा है, स्पेसिफिकली यहां पर भी अडानी आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा सुजलॉन की। ऑर्डर बुक तो देखो करंटली फायरिंग ऑल सिलेंडर, इनकी ऑर्डर बुक तो बहुत ही शानदार है। आप देखोगे इनको जो रेवेन्यू आया 4,228 करोड़ रुपए का आया, 48% जंप ईयर ऑन ईयर, नेट प्रॉफिट 445 करोड़। तो अभी तो जो बॉस ये स्टॉक है फायर कर रहा है। ठीक है, फिर आते हैं कहां पर आगे में, ऑर्डर बुक क्या है, दिस इज द क्राउन ज्वेल। ऑर्डर बुक ने नया रिकॉर्ड हिट किया है 6.4 गीगावाट 2026 में। तो इनको ही क्या दिखाता है, इमेंस रेवेन्यू विजिबिलिटी, 1.5 से 2 साल की रेवेन्यू, यानी आज अगर ऑर्डर आना बंद हो जाए भाई साहब, 1.5 से 2 साल माल चलेगा इनका। और देखो इसमें क्या होता है, 1.5 से 2 साल तो बने ही बनेगा, मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है इन चीज़ों में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इनसाइट क्या, देखो मैनेजमेंट ने मेंटेन किया है कि वो किस प्रकार की गाइडेंस, 60% ग्रोथ पूरे साल भर की, विथ नेट कैश पोजीशन 1556 करोड़। अब ये कोई स्ट्रगलिंग कंपनी नहीं है जो ये 3 साल पहले हुआ करती थी, अब ये प्योर एग्जीक्यूशन प्ले है इंडिया के विंड एनर्जी टारगेट में। और आइनॉक्स विंड भी लगभग इसी का एक स्टॉक है, इसी का नहीं कहना चाहिए, इस सेक्टर का स्टॉक है। ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं भाई, क्या हाल चाल है। तो देखो प्रोस कॉन्स और टेक्निकल में देखोगे, गजब की मैसिव ऑर्डर बुक है, सक्सेसफुली उन्होंने डिलेवरेज किया है अपनी बैलेंस शीट को जो बहुत कर्जे में थी, और अब एक डोमिनेंट प्लेयर बन चुके हैं। कॉन्स क्या, देखो हिस्टोरिकली बड़ी वॉलेटाइल रही है, स्टॉक ऐसे जाता है ऐसे जाता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है गवर्नमेंट सब्सिडीज़ में और पॉलिसी कंसिस्टेंसी में। यानी कल को सरकार बोलती है नहीं यार अब नहीं हो गया, बस अब विंड एनर्जी नहीं सोलर में ही ज़्यादा ध्यान देना है, ये बहुत अच्छा नहीं होगा इनके लिए, तो ये एक प्रॉब्लम है। रेजिस्टेंस 41.25 पैसा से 42.46 पैसा में है, सपोर्ट 40 रुपये 4 पैसा, और उसके बाद 38 रुपीज़ 80 पैसा। ठीक है, तो भाई थर्ड स्टॉक क्या है, मदरसन सुमी वायरिंग। देखो यार ऑटो एंसिलरी स्टॉक है, 37 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था। देखो ये एक स्पिन ऑफ है मदरसन ग्रुप का,
ये कंपनी वहाँ फोकस करती है सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस मार्केट में। और जिस प्रकार से इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल बढ़ रही है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है और जो वैल्यू है वायरिंग हार्नेस पर व्हीकल वो लगातार बढ़ रहा है। तो एक नेचुरल टेलविंड है यानी पॉजिटिविटी है। और जब ये एनर्जी शॉक हमको आया है, ईवी आप देखोगे और ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा। और सिर्फ ईवी नहीं भाई, आप जब एक कार को देखते हो वो जितनी ज़्यादा मॉडर्नाइज होती चली जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से भरी चली जाएगी, उतना ही ज़्यादा इन वायरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैं कहूँगा उनका एक काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है कंपनी का। ऑर्डर बुक फाइनेंशियल 23 में जो Q3 में जो नंबर आए थे, एक सॉलिड रेवेन्यू उन्होंने दिखाया था 2156 करोड़ का, 25% ईयर ऑन ईयर जंप था। पैट रफली 150 करोड़ रुपए था। और एनालिस्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि Q4 में इससे भी ऊपर जंप आपको क्लाइम देखने मिलेगा रेवेन्यू में, 2280 से 2450 करोड़। नाउ ऑर्डर बुक क्या है देखो यार, एज एन ऑटो एंसिलरी इनका जो ऑर्डर बुक है ये किससे जुड़ा हुआ है, प्रोडक्शन शेड्यूल से ऑफ मेजर ओईएम जैसे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर। तो इनका सबसे अच्छा मॉडल कारें सबसे ज़्यादा कब बिकती है भाई, वो बिकती है दिसंबर के आसपास, दिवाली के आसपास। तो उसके पहले का क्वार्टर में काफ़ी इनको ऑर्डर बुक वहाँ मिलाई देता है। तो ये करंटली होल्ड करते हैं काफ़ी शानदार मार्केट शेयर इंडिया के वायरिंग हार्नेस मार्केट में। इनसाइट क्या है देखो यार, जो कॉपर प्राइस का इन्फ्लेशन यानी कॉपर प्राइस ऊपर जाता है, ये इनके मार्जिन को कहीं ना कहीं खा जाता है। और यहाँ पे खाया भी है 200 बेस पॉइंट का। कंपनी ने पास थ्रू कर दिया है एग्रीमेंट विद कार मेकर, मीनिंग ये इवेंचुअली पास कर देते दोस्त कॉस्ट को ऑन टू द कस्टमर। अब अच्छाई और बुराई का क्या हाल चाल है देखो, इनका आरओई आप जस्ट देखो, आरओई देखो, रिटर्न इक्विटी 35% है, डेट इक्विटी वो है ही नहीं 0.16, मार्केट लीडर है अपना। तो ये इसकी तमाम अच्छाइयाँ हैं। प्रॉब्लम क्या है देखो, इसकी पी बड़ी महंगी है 41 टाइम्स, यानी इससे ग्रोथ जो एक्सपेक्टेशन है ना वो ऑलरेडी बैक्ड इन है। अगर कहीं भी ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन आता है आप देखोगे स्टॉक में एक डिप आने के चांसेस होते हैं। और देखो एक जो भी एक कंपनी है जो ग्रोथ में हो, जो बहुत अच्छा काम कर रही हो, उसमें ये इशू रहता ही रहता है। ठीक है, नाउ टेक्निकल माइनर आप कह सकते हो इसमें हजार्ड है भाई। कंपनी का रेजिस्टेंस है 38 रुपीज़ 60 पैसा, फिर 20 डे EMI है ये इसका, फिर एक मेजर बैरियर आता है 42 रुपीज़ 90 पैसा में, सपोर्ट 30 रुपीज़। नाउ चौथा क्या है, SBC एक्सपोर्ट्स लिमिटेड टेक्सटाइल IT सर्विस, करेंटली 31 to 64 रुपीज़। देखो SBC एक्सपोर्ट ना एक यूनिक स्मॉल कैप है जो डाइवर्सिफाइड है। पहला है ट्रेडिशनल गारमेंट एक्सपोर्ट से लेकर के IT सर्विस और मैन पावर सप्लाई में। अरे ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ये इन्हें हेल्प करता है कि वो मार्जिन बना पाए, और यही कारण है जो पिछले साल जो मैसिव रैली आई थी उसमें इसीलिए आई थी। ऑर्डर बुक कंपनी शो कर रही है एक्सप्लोसिव ग्रोथ। Q3 में जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू आया था उसमें 45% जंप था, 204.45 करोड़ रुपीज़। नेट प्रॉफिट वो तो 200% बढ़ गया, 11.20 करोड़। ऑर्डर बुक देखो, बियॉन्ड इनके जो गारमेंट एक्सपोर्ट ऑर्डर हैं, इनका एक धीरे धीरे बढ़ता हुआ पाइपलाइन है IT सर्विस और मैन पावर सेगमेंट में। ये रिसेंटली सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन यानी अट्रैक्शन पाए थे मिडिल ईस्टर्न मार्केट में फॉर देयर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। तो वहाँ पे जो वॉर चल रही है ये इनको शायद परेशान करे। तो इनसाइट क्या है देखो यार, इनका जो एक्सपेंशन है एबिटा मार्जिन में अप टू 13.89%, ये सजेस्ट कर रहा है कि अब ये लो मार्जिन बल्क वर्क से हायर वैल्यू स्पेशलाइज्ड एक्सपोर्ट की ओर आगे बढ़ रही है। ये एक क्लासिक स्मॉल कैप टू मिड कैप ट्रांजैक्शन कैंडिडेट है। तो SBC एक्सपोर्ट आपके वॉचलिस्ट में होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन बताइएगा कि इसमें एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लाना है। प्रोज एंड कॉन्स, शानदार रिटर्न एक साल में भैया 140% का, ROC 24.6% है, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है इनकी नई IT वर्टिकल में। कॉन्स वही प्रॉब्लम है, स्मॉल कैप मार्केट है भाई, तो ये अपर और लोअर सर्किट से बहुत वॉलेटाइल रहता है। इसका डेट इक्विटी बड़ा हाई है, ठीक है 1.8। तो इसमें होगा क्या, अगर बाजार गिरता है ना तो कर्ज वाली कंपनियां बहुत ज़्यादा गिरती है, वो भी स्मॉल कैप। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। टेक्निकलिटी में ये आपके सामने है, जो आप पढ़ सकते हैं। फिर है नीला स्पेस लिमिटेड, रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक है। देखो ये फोकस करती है अफोर्डेबल हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट में, स्पेसिफिकली गुजरात और राजस्थान में। एज हाउसिंग फॉर ऑल इनिशिएटिव लगातार जो बढ़ रहा है, नीला स्पेस ये हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देख रही है Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में।
ठीक है। आप इस कंपनी का ऑर्डर बुक अगर देखोगे तो आप पाओगे नीला स्पेस ने रिपोर्ट किया है एक बहुत ही मजबूत Q3 26 विद एट 55.51 करोड़, 58% ईयर ऑन ईयर जंप, नेट प्रॉफिट में 118% जंप था, 8 करोड़ ज़्यादा। ऑर्डर बुक अफोर्डेबल हाउसिंग और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस करती है। अच्छा, दे डोंट ऑलवेज डिस्क्लोज सिंगल बैकलॉग फिगर, यानी इनका जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन है गुजरात और महाराष्ट्र में ये करंटली एट ऑल टाइम हाई है। और जो हाउसिंग फॉर ऑल का पुश है उसमें बहुत ही, आप कहते हैं ना, एक ऐसी कंपनी जो एकदम एग्जैक्ट जो टेल विंड है उसमें आ जाए। लेकिन याद रखिएगा इंफ्रा कंपनी है, ठीक है, इंफ्रा कंपनी है और इंफ्रा कंपनी में बहुत ज़्यादा ऐसे इश्यूज चलते हैं और छोटी कंपनी है, तो कल को कुछ गड़बड़ हो जाए ये एक इशू होता है इन प्रकार की कंपनियों में। लेकिन हाँ, अभी कंपनी अच्छा काम कर रही है, प्रॉफिट मार्जिन इनकी इंप्रूव हुए हैं 14.48% में, जो कि बहुत हेल्दी है एक रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए। नियर डेट फ्री बैलेंस शीट है इनकी, 0.01 डेट टू इक्विटी रेशियो भाई साहब, तो इसे बहुत सेफ बनाता है बैन लार्जर डेब्ट रिटर्न कंपटीटर से। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। प्रोज, पिछले एक साल में इसके रिटर्न ऑलरेडी 96% है, हेल्दी नेट प्रॉफिट ग्रोथ है, बहुत कम इसकी चीज़ें आप कह सकते हो डेट है। कंसर्न क्या है? यही कंसर्न है जियोग्राफिकल प्रेजेंस, ये मोस्टली गुजरात में है। और बंधन बैंक के साथ क्या हुआ था, जब वो असम में मोस्टली थी वहाँ इशू आया था, तो क्या हुआ था, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स है आर प्रोन टू एग्जीक्यूशन डिलेज, ठीक है। रेजिस्टेंस, मैसिव रेजिस्टेंस को देखने को मिलता है 13.75 में, और जो मल्टी मंथ पीक है वो है 20.47 रुपीज़। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 13 रुपये में है, लॉन्ग टर्म बेसिस का 10.60 रुपये में, ठीक है ना। अब ₹50 की बात हुई है तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि भैया 50 रुपये के अंदर के स्टॉक में, स्मॉल कैप पेनी स्टॉक में इन्वॉल्व हायर लिक्विडिटी रिस्क, यानी प्राइस वोलेटिलिटी। थोड़ा भी कोई आदमी बेचा स्टॉक सीधा नीचे, थोड़ा भी कोई खरीदा सीधा ऊपर, तो ये प्रॉब्लम है। इट इज़ एडवाइजेबल कि अपना एक्सपोजर किसी भी सिंगल स्टॉक में 5 से 10% आपके टोटल पोर्टफोलियो का प्लीज़ मत रखिएगा, ठीक है। और ये पाँचों की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि 5-5% 10%, 5 में रख लिए तो हो गया 50%, नहीं भाई साहब, पाँचों स्टॉक का मिला करके 5, मैं तो कहता हूँ 5% होना चाहिए, 10% भी ज़्यादा ही है, ये 5 से 6% ज़्यादा नहीं। ओके, तो ये पूरी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।